नमस्कार युवा साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। साथियों, आज का समय है, इंटरनेट का समय है, मोबाइल का है, सोशल मीडिया का है, या कहें ऐप का है या वेबसाइट का है। हम सभी किसी न किसी तौर पर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। साथियों, मैं एक बात आपको स्कूल के ज़माने की भी याद दिलाना चाहूँगा कि एक निबंध आता था, हिंदी में विज्ञान अभिशाप है या वरदान, और इंग्लिश में साइंस इज़ अ बून और कर्स। और हम जब उपसंहार लिखते थे तो यही बात लिखते थे कि विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है। ये निर्भर करता है आपके उपयोग पर कि आप उसे किस तरह से उपयोग करते हैं और वो क्या परिणाम देती है। तो इसी प्रकार ये समस्त संसाधन है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, ये हमारे लिए सहायक तो हैं, ये हमारे कार्य को आसान करते हैं, हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। लेकिन एक छोटी-सी गलती एक धोखाधड़ी के रूप में परिलक्षित हो सकती है, एक साइबर अपराध घटित हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष अक्टूबर माह को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में, यानी नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष भी यह मनाया जा रहा है, और जो इंटरनेट यूज़र्स है उनको जागरूक बनाने का लक्ष्य है। और इस वर्ष की जो थीम, यानी कि जो सूत्र वाक्य है, वो है डू योर पार्ट, यानी कि अपनी भागीदारी निभाएं। और एक हैशटैग भी इसके साथ चलाया जा रहा है, बी साइबर स्मार्ट, मतलब साइबर फील्ड में भी आप स्मार्ट रहें। स्मार्टफ़ोन यूज़र तो आप हैं ही। तो युवा साथियों, इसी विषय पर आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक युवा साथी अमित पटेल जी हमारे टेलीफ़ोन लाइन से जुड़े हुए हैं। अमित जी ने साइबर फोरेंसिक विषय में आरजीपीवी से एमटेक किया है, और साथ ही आईटी के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ भी देते रहे हैं, और वर्तमान में शेयर मार्केट के फील्ड से भी जुड़े हुए हैं। और आईटी और जो साइबर के फील्ड में जो भी अपडेट्स होते हैं, उन पर आप नज़र रखते हैं, अध्ययनरत रहते हैं। तो अमित पटेल जी, आज आकाशवाणी की टेलीफ़ोन लाइन पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रवीण जी, जो आपने मुझे मौका दिया। आकाशवाणी की टीम को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ। इस वर्ष की जो थीम है कि अपनी भागीदारी निभाएँ, हम सभी को निभाना है। तो अमित, इस संदर्भ में आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि ये कोविड महामारी फैली है, और कोविड महामारी के इस परिदृश्य में, इस सिनेरियो में आज देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का तरीका विकसित हो गया है, ऑनलाइन एजुकेशन दिया जा रहा है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों में जो साइबर क्राइम है, साइबर अपराध है, क्या संभावनाएँ हैं इसकी? प्रवीण जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरीके से तो वो सुविधा भी बन के उभरा है, क्योंकि जी। कहीं न कहीं लोगों को बेरोज़गारी से बचाया है इसने, वर्क फ्रॉम होम ने। लेकिन एक चुनौती के रूप में भी हमें यह सामना करना पड़ रहा है कि जो साइबर अटैक्स हैं, और कई स्टडी और कई रिसर्च के माध्यम से सामने भी आया है कि कोविड के दौरान, लॉकडाउन के पीरियड में जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है, तो साइबर से रिलेटेड क्राइम में भी इज़ाफ़ा हुआ है। जी। तो इसके लिए सबसे पहली चुनौती तो हमारे सामने आती है जागरूकता की, कि लोग जागरूक जी। नहीं हैं। जी। क्योंकि इस्तेमाल तो सभी करते हैं इंटरनेट का, मोबाइल फ़ोन का, बच्चे भी, और जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो जागरूक नहीं हैं इंटरनेट से और इन सब चीज़ों से ज़्यादा परिचित नहीं हैं, लेकिन इस्तेमाल करना पड़ता है, एक मजबूरी भी है, एक माध्यम भी है। जैसे शिक्षकों को इस्तेमाल करने के लिए करना ही पड़ रहा है जी। बच्चों को एजुकेट करने के लिए, लेकिन वो उतना अवेयर नहीं है उन सब चीज़ों से। तो एक जागरूकता बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखने को मिलती है। और इसी जागरूकता के अभाव के चक्कर में भी जो भी हैकर्स होते हैं या जो साइबर अटैकर्स होते हैं, वो इसका फ़ायदा उठाते हुए आर्थिक रूप से या फिर किसी प्राइवेसी के रूप से या फ़ोटोज़ के माध्यम से, किसी न किसी के माध्यम से अटैक करके नुकसान पहुँचा रहे हैं। जी। अमित जी, अभी देखने में आया है, समाचार पत्रों में भी काफ़ी छपा है कि जब ये ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था में कुछ अनवांटेड पर्सन टीचिंग के लिए जो भी ऐप है उसमें शामिल हो जाते हैं, और एक डिस्टर्बेंस करते हैं, और साथ ही साथ कुछ डेटा चोरी संबंधी भी समस्याएँ आ रही है। तो इसको किस प्रकार से आप देखते हैं, और किस प्रकार से कम किया जा सकता है? अब ये चुनौती जो है कोरोना की एकदम से विश्व के सामने और देश के सामने आई हुई है। तो इसमें सबसे पहले तो हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि कभी हमें इस तरीके का प्लेटफ़ॉर्म भी यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ऐसी कोई सिक्योर ऐप नहीं थी स्टार्टिंग में। अगर आपको याद हो तो स्कूलों की मीटिंग तो छोड़िए, गवर्नमेंट मीटिंग ऐप के माध्यम जी, से जी। हो रही थी, जिसपे बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे कि ऐप सिक्योर नहीं है। अ, अब आपका सवाल था यहाँ पर कि जो शिक्षा के उस क्षेत्र में कुछ लोग मतलब मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं और डेटा चोरी और ये सब आ रही है। तो हाँ, ये है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, और भी जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में जी, ये जी। चीज़ें ज़्यादा हो रही है।
क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, आप स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, तो आपके जो रेवल्स होते हैं या अदर कंपनीज के जो पर्सन्स होते हैं, तो वो अगर आपके इंटरनेट के नेटवर्क के माध्यम से, जैसे कि आपका ऑनलाइन वाईफाई एक्सेस करके या आपकी डिवाइस में कैसे करके आपकी मीटिंग लिंक्स को प्राप्त करके अगर आपकी मीटिंग में आ जाते हैं, तो आपकी पूरी स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं सामने वाले के पास आ जाती है। जी, यानी कि आपका कहना है कि हम जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या फिर वेबिनार के लिए, वो सुरक्षित हम्म होना चाहिए, सुरक्षा के उसमें तमाम इंतजाम होना चाहिए, हम्म अन्यथा हम्म। आपकी पॉलिसी लीक भी हो सकती है। जी जी बिल्कुल, पहले तो वो ऐप बहुत ट्रस्टेड होनी चाहिए कि बहुत जेन्युइन डेवलपर के द्वारा डेवलप की गई हो, जिसने सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर रखे हों, और अपडेटेड वर्जन आप उसका यूज करें। और साथ ही साथ जो लिंक्स आप प्रोवाइड करते हैं, तो सार्वजनिक माध्यमों पर वो लिंक प्रोवाइड ना करें। क्या होता है, आप जी सार्वजनिक माध्यम पे जब वो लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उस लिंक के माध्यम से आपकी मीटिंग एक्सेस कर सकता है। तो जी आप अपनी मीटिंग को पहले तो बाउंडेड या क्लोज रखें कि आपके जी एक्सेस के बिना कोई मीटिंग में ना आ पाए। और जी जो भी आप ऐप यूज कर रहे हैं, उसमें आप लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से ही आपके यूजर्स हैं या जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एंट्री प्रोवाइड करें। और आपका वर्क के आधार पे आपकी सिक्योरिटी को आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स जी। रखें तो ज्यादा अच्छा है। अमित, हम आजकल एक घटना और भी बड़े पैमाने पर देख रहे हैं कि कुछ हम्म, वेबसाइटें जो पुराने सामान को खरीदने बेचने के लिए उपयोग में आती है, तो जी। उसमें भी धोखाधड़ियां हो रही है। तो ये किस प्रकार से होती है और इससे किस प्रकार से बचना चाहिए? अभी ये नया ट्रेंड देखने में आ रहा है कि जो पुराने सामानों की खरीद बिक्री के लिए वेबसाइट्स वगैरह बनाई गई है, एक तरीके से ये बहुत अच्छा माध्यम भी है कि लोगों को आसानी से अपनी यूज की चीजें मिल जाती हैं। लेकिन जो अटैकर्स हैं और जो हैकर्स हैं या फिर जो फ्रॉडीज हैं, उनने इसका इस्तेमाल गलत रूप से करना चालू कर दिया है, और ये बहुत ही प्रचलित माध्यम आज के समय में देखा जा रहा है। जी अब मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी भी ऐसी वेबसाइट का, लेकिन इसका शिकार होते मैं भी खुद बचा हूँ। मैं थोड़ा जागरूक रहता हूँ इन सब चीजों में, तो बहुत देख सुन के करता हूँ। वो ऐसे आकर्षक ऑफर देते हैं आपको और बताते हैं कि मैं आर्मी वाला पर्सन बोल रहा हूँ, मेरी जो भी वस्तु है वो आर्मी के अच्छा कार्गो जी सेक्टर में रखी हुई है, तो आप वहां से ले लीजिए, देख लीजिए। आपको एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ेगा, आपको चीज पसंद आती है तो आप लीजिएगा, नहीं आती है तो आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा। और फिर उसी में ओटीपी फ्रॉड भी जोड़ लेते हैं। वो बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, मुझे एडवांस टोकन मनी दे दीजिए कुछ, या फिर मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो आप मुझे बता दीजिए। तो ऐसे करके भी ओटीपी का भी गलत इस्तेमाल करके आर्थिक रूप से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी। आजकल एक इसी से संबंधित एक और चीज आजकल सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है कि साइबर हैकर्स है या जो अटैकर है या धोखाधड़ी करने वाले जो लोग हैं, वो आजकल आपका सोशल मीडिया अकाउंट क्लोन कर लेते हैं, फिर आपके अकाउंट से आपके दोस्तों या रिश्तेदारों को संदेश भेजते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, अकाउंट नंबर दे देते हैं। तो हम्म। ये भी एक नई प्रकार का फ्रॉड उभर के आ रहा है। तो किस प्रकार से इससे बचा जाना चाहिए? सोशल मीडिया पे तो बहुत फ्रॉड्स हैं, और सोशल मीडिया से संबंधित फ्रॉड और अटैक्स के लेके हमारी पुलिस, साइबर पुलिस और जो भी तमाम डिफेंस एजेंसियां हैं, वो लगातार कोई ना कोई एडवाइजरी जारी करते रहती है। और जैसे ये जो आप फ्रॉड की चर्चा कर रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी थीप करके, आपके आईडी बना के, आपकी फोटोज वगैरह आपके नाम का यूज करके आपके संबंधी, आपके रिश्तेदारों, आपको दोस्तों को मैसेज भेजना, जो पैटर्न है आपका बात करने का, उस पैटर्न के आधार पे वो बात करते हैं, तो जिससे सामने वाले को संदेह ना हो, और फिर पैसे की डिमांड करते हैं। और आजकल फोन पे यूपीआई चलता है, तो वहां से पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा सा और एक चीज अपनी ऐड करना चाहूंगा कि सोशल जी मीडिया पे एक आइडेंटिटी थी तो चलता ही है, जिसके माध्यम से आपकी नाम से आईडी बना के या तो कुछ फेक न्यूज या वायलेंस क्रिएट करना, या फिर आपकी संबंधित जितनी भी जानकारियां वो एकत्रित करना, और इस तरीके से अमाउंट का मांगना। तो ये सब बहुत ही चलन में है अभी सोशल मीडिया में। तो इनसे हमें बचने के लिए एक ही उपाय है कि हमें जागरूक होना चाहिए और अपने सोशल अकाउंट को प्राइवेसी इनेबल्ड करके रखना चाहिए। और जी हमें उन सब लोगों को ऐड नहीं करना चाहिए जो हमारे दोस्त नहीं हैं, जिन्हें हम नहीं जानते। क्या है जी। कि एक ट्रेंड और देखा गया है कि लोग किसी को भी ऐड करते हैं और दोस्त के दोस्तों नंबर को ऑफ भी फ्रेंड ऐड बढ़ाने के करते लिए। हैं। हाँ, नंबर ऑफ फ्रेंड्स बढ़ाते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी दिखाते हैं कि हम इतने पॉपुलर हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको नुकसानदायक होती है। और एक चीज और, हमें अपने अपडेट्स भी सोशल मीडिया पे इतने ही रखने चाहिए कि जो आपकी पर्सनल लाइफ को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि कई लोग पल पल की अपडेट्स भी देते हैं, तो जिससे आपकी प्राइवेसी पूरी पब्लिक हो जाती है, आपका पूरा पता चल जाता है कि आप कहाँ हो, क्या हो, आपके पास क्या है क्या नहीं है। तो इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सब जब किसी के साथ हो जाता है उसके बाद हम
सीखते हैं, और बच्चे आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे कोई यूनिक नंबर नहीं होता है, कोई आपका आधार कार्ड नहीं लगता है, तो कोई भी आपका अकाउंट बना सकता है। आप कभी भी किसी भी एज में अकाउंट बना सकते हैं। तो इसमें आपके साथ, आप अगर बड़े हैं तो आपके जो छोटे भाई बहन बच्चे हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो इस तरीके की गलती तो नहीं कर रहे हैं। मैं सबसे बड़ी चुनौती साइबर अटैक्स में जागरूकता के अभाव को ही बोलूंगा, कि लोग जागरूक जी। नहीं हैं और वो इन अटैक का शिकार होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक अटैक्स होते हों, आइडेंटिटी से जी, जी। रिलेटेड अटैक्स होते हों। अच्छा अमित जी, अब दिवाली आने वाली है, बहुत सारी ई जी। कॉमर्स वेबसाइट सेल लेके आती हैं। हाँ। तो इसमें जम के लोग खरीदारी करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग के क्षेत्र में, ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी बहुत सारी धोखाधड़ियाँ होती है, बहुत सारे लोग ठगे जाते हैं। तो किस प्रकार की सावधानियां एक ग्राहक को या एक फोन यूजर को रखना चाहिए कि वो इस प्रकार की धोखाधड़ी से बच सके? देखिए, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है इसके फायदे बहुत हैं, कि जी, आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपके स्थान पे मिल जाते हैं। आप ग्लोबल मार्केट से जुड़ जाते हो, आपको बहुत सारी चीजें जो आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो आपको मिल जाती है। लेकिन आपके साथ मतलब चुनौतियां ये आती हैं कि आप एक तो अननेसेसरी शॉपिंग का एक हिस्सा बन जाते हो आप। जी, जी, क्या होता है, आप खरीदने कुछ जाते हो, आप ऑफर लालच इनमें फंस के दूसरी चीजें भी ले लेते हो। कई बार क्या रहता है कि इसमें फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी का कॉन्सेप्ट भी चलता है। साइबर सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं तो हमको ये सावधानी रखनी चाहिए कि हम किसी भी वेबसाइट से या किसी भी ऐप से सामान खरीद रहे हैं तो हम अपना जो एटीएम नंबर है उसको बाय डिफॉल्ट सेव ना करें। जी, क्योंकि जी, सेव बहुत करने बढ़िया। से क्या रहता है, कहीं ना कहीं वो आपके ब्राउजर पे रखा रहता है, और आपका ब्राउजर मतलब आपका मोबाइल कभी भी चोरी हो सकता है, हैक हो सकता है। क्योंकि हम आए दिन सुनते रहते हैं कि पर्टिकुलर वेबसाइट हैक हो गई है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि आपका पासवर्ड जो है वो आप सेव करके ना रखें। कई बार व्यक्ति क्या करता है कि बार बार चीजें खरीदता है तो वो एटीएम नंबर, पिन, सीसीवी नंबर ये सब डालने से कतराता है, तो उसको सेव एज डिफॉल्ट कर देता है। अगर मोबाइल चोरी हो गया तो ओटीपी भी उसी मोबाइल पे आएगा, और ओटीपी डाल हाँ। के कोई भी कुछ भी कर सकता है। जी, जी, बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले तो सेव करने से बचना चाहिए, और हमें अपना पासवर्ड जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। कई लोग पासवर्ड भी बहुत इतना ईज़ी रखते हैं, डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं, अपना नाम, अपने फेवरेट डॉग का नाम, पेट्स का नाम, जो भी रख लेते हैं। तो हमें उन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए। हमें पासवर्ड हमेशा हार्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक रखना चाहिए, कुछ अल्फ़ाबेट्स हों, कुछ नंबर्स हों। तो इससे क्या रहता है कि आपके पासवर्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो कभी हैक होने में या फिर कभी कोई ईज़ी गैस नहीं कर सकता आपका पासवर्ड। तो आप जी। इन सब चीज़ों से तो बच ही सकते हैं। आजकल इसके साथ ही आजकल ये भी हम देखने में आया है कि हम बहुत सारे ऐप अपने मोबाइल में रखते हैं। मतलब हुँ, औसतन सभी व्यक्ति, सभी यूजर लगभग 40-50 ऐप अपने मोबाइल में रखते ही हैं। अब बात आती है, जी, जब हम ऐप जब इंस्टॉल करते हैं तो ऐप हमसे कुछ परमिशन मांगता है, और हम क्लिक क्लिक करके अलाउ 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 कर देते हैं, और ये भी नहीं पढ़ते कि वो ऐप किस उद्देश्य के लिए है और वो किस चीज़ की परमिशन मांग रही है। हम सारी परमिशन उसे दे देते हैं। तो जब सारी परमिशन हम उसको दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या खतरे हो सकते हैं? ऐप्स जो हैं वो परमिशन इसलिए माँगती हैं क्योंकि उसे ज़रूरत रहती है उस काम के लिए। जैसे सपोज़ कीजिए कोई रिकॉर्डिंग की ऐप है, तो उसको आपके माइक्रोफ़ोन की ज़रूरत रहेगी, जी, जी, और आपके स्टोरेज की ज़रूरत रहेगी, जहाँ वो उसपे स्टोर करेगा। जी, अब कोई सोशल मीडिया की ऐप है, तो वो आपका गैलरी की परमिशन माँगेगी, आपकी जी, लोकेशन की माँगेगी, क्योंकि वो आपको लोकेशन भी देना रहेगा आपका, जी, जी, आपकी जीपीएस की परमिशन भी माँगेगी, आपके कैमरे की परमिशन भी माँगेगी। तो आपको ये थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि आपकी ऐप का बेसिक काम क्या है, वो परमिशन क्या माँग रही है। जैसे सपोज़ जी, जी, कीजिए कोई गेमिंग ऐप्स है और वो आपसे आपके फ़ोटोज़ की परमिशन माँग रही है, तो आपको वहाँ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये जी। फेक हो सकती है, क्योंकि उसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो हुँ, हुँ। हमको सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि हम ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके डेवलपर को देखें। जी, हम जी, क्योंकि जब भी हम नॉर्मली एंड्रॉयड मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम गूगल प्ले स्टोर पे सपोज़ कीजिए कोई भी ऐप आप डालते हैं, व्हाट्सएप एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, व्हाट्सएप डालते हैं, तो आप हुँ। व्हाट्सएप पे पहला तो उसकी ऐप आ जाएगी, और नीचे आप देखेंगे तो कई फेक ऐप्स भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सिंबल तो सेम रहेगा, जी, लेकिन जी, वो ऐप दूसरी हो सकती है। तो आपको सबसे पहले जी, जी, थोड़ा-सा एक काम ये करना है, जागरूकता के तौर पे, कि आपको उस ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसका डेवलपर के बारे में देखना है। कोई जी, एप्पल की ऐप है, तो आपको देखना है कि हाँ, डेवलपर वही है ना? तो आप एक जी, ट्रस्टेड ऐप पहले डाउनलोड कीजिए, फिर देखिए कि वो संबंधित ऐप उस संबंधित परमिशन को माँग रहा है, तो हाँ, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, कोई गेमिंग ऐप है, अगर वो आपके कैमरे की परमिशन माँग रही है, आपके दूसरी जीपीएस की परमिशन माँग रही है, तो उसमें कहीं आपको फेक दिख सकती है वो। तो ऐसे ऐप को आप बिल्कुल इंस्टॉल ना करें और अनइंस्टॉल कर दें, उनके फेक होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। और जो
सॉफ्टवेयर कंपनी है, मोबाइल्स कंपनी है, वो कोई ना कोई पैचेस और अपडेट्स देते रहती है, लेकिन लोग अवेयर नहीं है। तो हमारे मोबाइल में सेटिंग्स में जाके, गूगल में सिक्योरिटी में जाके आप जी प्ले स्टोर प्रोटेक्शन करके देखेंगे तो वहां आपको वो स्कैन करके बता देगा कि आपके उसमें कोई फेक ऐप तो अभी रनिंग में नहीं है। तो हमको जी बीच बीच में ये क्रॉस चेक करते रहना चाहिए। और एंड्रॉइड फोन आजकल सभी यूज करते हैं, तो उसमें कुछ फंक्शंस भी दिए हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा ताकि हमारे जो श्रोता हैं वो थोड़े जागरूक हों और फेक ऐप से बच सकते हैं। सेटिंग्स में जाके वहीं पे फेक एप्स प्रोटेक्शन करके एक फंक्शन आता है, तो उसको आप इनेबल करके रखें, ताकि अगर ऐसी कोई ऐप्स इंस्टॉल हो जाती है तो आपको नोटिफिकेशन में वो अवगत करा जी देगा। तो जी हमको इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए इन ऐप से और परमिशन से बचना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी हमारी प्राइवेसी ब्रीच का कारण बनती है और यही हमारे मोबाइल में सेंध लगा के हमें ओटीपी और हमारे फोटोज और हमारी लोकेशन और ये सब करके हमारे साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड कर सकती हैं। कुछ जो ऐप होती है वो ओटीपी पढ़ने में भी सक्षम होती है, तो इस संदर्भ में और आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ फ्रॉड्स ऐप होती हैं जो आपके ओटीपी भी एक्सेस कर लेती हैं, तो आपको ओटीपी जी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो आपके इनबॉक्स को एक्सेस करती हैं तो आपके इनबॉक्स में ही ओटीपी आता है, तो वहां से आपका जी ओटीपी भी रीड कर सकती हैं, तो आपके साथ कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है फिर। सबसे बड़ी जो साइबर अपराध होते हैं वो आर्थिक रूप से जुड़े ही होते हैं, खास करके बैंकिंग और एटीएम से जुड़े होते हैं। तो संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि जो बैंकिंग और एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग के जो यूजर्स हैं उनके साथ जो फ्रॉड होते हैं उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। साइबर अपराध में बैंकिंग से संबंधित सबसे कॉमन फ्रॉड तो जो होता है वो आपके ओटीपी से संबंधित फ्रॉड होता है। हम कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमको ओटीपी तो चाहिए ही रहता आता है। ही अच्छा, लगा देते ओटीपी मतलब कह रहे पासवर्ड, ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड है ना, वन टाइम यानी कि पासवर्ड आपकी जो ये होता तिजोरी की चाबी है। है, जी तिजोरी की जी चाबी आप इसको मतलब सीधे सीधे बोल सकते हैं कि आपकी जो तिजोरी बैंक में है, आप उसकी चाबी किसी को दे रहे हो जो आपके मोबाइल में वर्चुअल फॉर्म में आती है। जी तो क्या होता है, कई बार जो अटैकर्स होते हैं या फिर जो फ्रॉडी होते हैं, वो आपको फेक कॉल करते हैं कि हम आपकी संबंधित बैंक से बात कर रहे हैं और आपके कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या फिर आपको जी कुछ लॉटरी लगी हुई है या आपको बोनस मिला हुआ है, तो आपके अकाउंट में हम इतने पैसे ऐड कर देते हैं। आप जी जी इस तरीके का प्रलोभन देते हैं, तो जिससे क्या रहता है, जो कुछ लोग जागरूक नहीं रहते हैं तो उनको लगता है कि हाँ शायद ये बैंक से बात कर रहे हैं, जबकि बैंक वाले अवेयरनेस फैलाते रहते हैं कि हमारा इस तरीके का कॉल किसी के पास नहीं जाता है। फिर आपको ओटीपी के लिए वो आपका अकाउंट नंबर और ये सब चीजें डाल के आपका ओटीपी मांगते हैं और आप ओटीपी देते हैं और आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो जी। हमें इन सब अब चीजों से बचना चाहिए। अब जब ट्रांजेक्शन हो जाता है तो फिर इसके बाद के उपाय क्या हैं, इसको इस बारे में थोड़ा बताएं। क्या आपका पैसा चला गया उसके बाद वापस आने की संभावना क्या है? ये वो आप साइबर सेल होती है वो किस प्रकार से आपका पैसा वापस दिलाने में किस प्रकार से काम करती है, या कितनी सक्षम है, हम ये भी जानना चाहें। अगर आप बहुत इनिशियल स्टेज में कंप्लेंट करते हैं, मतलब जी आपका फ्रॉड हुआ है, उससे 4-5 घंटे के अंदर अगर आप कंप्लेंट करते हैं जी संबंधित एजेंसी में, साइबर सेल्स वगैरह अच्छा जो है वहाँ जी पे, या फिर कोई भी नोडल एजेंसी में अगर आप संपर्क करते हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आपका पैसा रिटर्न हो सकता है। लेकिन जी कई बार हमने देखा गया है कि साइबर फ्रॉड्स होते हैं और लोगों को पता बहुत बाद में चलता है, जी और इतने नंबर ऑफ क्राइम्स हो रहे हैं अभी कि मतलब जितनी हमारी एजेंसीज उनको टेकल नहीं कर पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम्म, हमारे पास एक फ्रेमवर्क की भी कमी है अभी, जो साइबर जी क्राइम से प्रॉपर लड़ सके। तो हमको सबसे पहले तो अवेयर रहना है और इन तरीके के फ्रॉड से बचना है। बाई चांस अगर हम इस तरीके के फ्रॉड के शिकार होते हैं तो हमको संबंधित साइबर सेल में सबसे पहले कंप्लेंट करनी है, आपके अकाउंट डिटेल्स देनी है, आपके साथ जो भी फ्रॉड जिस भी माध्यम से हुआ फ्रॉड की पूरी डिटेल देनी है। तो चांसेस जी। तो रहते हैं कि आपके पैसे जिस भी माध्यम से गए हैं तो वहां से वापस हो सके, लेकिन वो बहुत इनिशियल स्टेज में होता है। अमित जी, आप इस क्षेत्र से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और अध्ययनरत भी हैं, तो इस कोविड महामारी के इस परिदृश्य में इन चीजों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कोविड के टाइम पे थोड़ी सी जागरूकता ये देना चाहूंगा जी जी कि अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, एजुकेशन के जी जी क्षेत्र में भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जी और जी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, आईटी सेक्टर में भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो उससे संबंधित एक एडवाइजरी भी जारी की गई है सरकार के द्वारा भी, जी कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, डू और डोंट्स के बारे में बताया गया है। तो लोग जनरली वहीं पे गलतियां करते हैं और साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। तो क्या जी नहीं करना है और क्या करना है, इसके बारे में मैं संक्षेप में 1 मिनट में आपसे बोलना चाहूंगा। जी जी कि सबसे बिल्कुल स्वागत। पहले अपना जो पासवर्ड है या डिवाइस है, ऑनलाइन अकाउंट जो भी है, उसमें पासवर्ड थोड़ा हार्ड रखें, अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड रखें। मीटिंग जी लिंक्स जो भी आपकी जनरेट होती है उसको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर शेयर ना करें, उन्हें आप पर्सनली भेजें या फिर आपका कोई ग्रुप जी बना के उसमें मीटिंग्स की लिंक्स को प्रोवाइड करें। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए कोई भरोसेमंद ऐप्स को डाउनलोड करें।
जी, और अननेसेसरी किसी भी ऐप, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत ऐप प्ले स्टोर पे अब अवेलेबल है, तो किसी भी वीडियो कॉल ऐप का ऐसे इस्तेमाल ना करें। ओएस, जी। एंटीवायरस और जो भी एप्लीकेशन है उसके अपडेटेड वर्जन को इस्तेमाल करें। और हुँ, हम हुँ। जनरली देखते हैं कि लोग एंटीवायरस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एंटीवायरस अवॉइड करते हैं, और अगर हुँ, एंटीवायरस का हुँ। इस्तेमाल करते भी हैं तो फ्री वर्जन का या फिर ट्रायल वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। तो जी, हमें साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे मस्ट है कि हम एंटीवायरस और अपडेटेड एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। थोड़े बहुत जी, पैसे लगते हैं, लेकिन हमको एंटीवायरस का इस्तेमाल करना चाहिए। ओपन वाईफाई एक्सेस करने से बचें। अगर आप कोई संस्था चलाते हैं, आप कुछ ऐसा कॉर्पोरेट सेक्टर का काम करते हैं, तो ओपन वाईफाई एक्सेस बिल्कुल भी ना करें। और अपने घर का वाईफाई, आपके पर्सनल वाईफाई का पासवर्ड भी हार्ड रखें, जी, इजीली एक्सेसिबल ना रखें। जी, जी। और सबसे ज्यादा फ्रॉड्स जो होते हैं ईमेल वगैरह के माध्यम से होते हैं, तो ईमेल में जो आने वाले स्पैम है, फिशिंग है, उनमें जो लिंक्स आती हैं तो उन लिंक्स पे क्लिक ना करें। लॉटरी वाली लिंक्स आती हैं, बधाई वाली लिंक्स आती है, कॉन्ग्रेचुलेट वाली लिंक्स आती हैं, उन पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें। फेस्टिवल्स में जी, सबसे ज्यादा ये लिंक्स आती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी 15 अगस्त, 26 जनवरी आते हैं तो झंडा वंदन और ये सब कितनी लिंक्स आती हैं, तो उन जी, सब जी, लिंक्स को अवॉइड करें, क्योंकि वो मेलिशियस हो सकती हैं, जो कि आपके सिस्टम की प्राइवेसी ब्रीच कर सकती हैं। जी। और आपके ऑफिस के सिस्टम में कभी इंटरटेनमेंट की चीजें ना करें। आप एंटरटेनमेंट के लिए अलग डिवाइस का इस्तेमाल करें, ऑफिस के लिए अलग डिवाइस का इस्तेमाल करें। अमित जी, इन सब आपने अभी चीजों। एक बात चर्चा में लाए कि जो शुभकामना संदेश भेजने के लिए बहुत सारे लिंक आ जाते हैं। इसी जी प्रकार के लिंक इस प्रकार के भी आते हैं कि आपको 499 का रिचार्ज दिया जा रहा है, जी जी आप ये जी। मैसेज 10 लोगों तक पहुँचाएँ और हम्म। आप वो लिंक फॉरवर्ड करते हैं 10 लोगों को, फिर वो आगे 10 लोगों को पहुँचाते हैं। इस प्रकार से चेन चलती जाती है। तो ये जो हाँ। प्रक्रिया है, इसमें अब किस प्रकार से डेटा चोरी हो सकते हैं या किस प्रकार से साइबर अपराध हो सकते हैं? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया ना, लिंक्स आती हैं, वो लिंक्स किसी भी माध्यम में हो सकती हैं। तो लिंक मेलिशियस हो सकती है, लिंक के जी, पीछे कोई ऐसा मेलिशियस कोड, मेलिशियस प्रोग्राम हो सकता है जो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में विदाउट आपके परमिशन के इंस्टॉल हो सकता है, और वो आपकी प्राइवेसी को ब्रीच कर सकता है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको भी तो 99 या जो भी प्रलोभन है उसका लाभ लेना है ना। तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है उसके पीछे मेलिशियस जो कोड है वो इंस्टॉल हो जाए आपके उसमें। फिर जब आप दूसरे लोगों को भेजेंगे वो लिंक, तो दूसरे लोग भी उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबके सिस्टम में अगर प्राइवेसी ब्रीच हो जाती है या हो गई है, तो उनके जो भी अटैकर है वो इजीली आपके सिस्टम तक पहुंच सकता है, तो कहीं ना कहीं आपके डेटा में सेंध लगा सकता है। और अभी जैसे वो बोलते हैं कि जी, डेटा इज ए न्यू ऑयल, कि जी, जी, डेटा जो है आने वाले समय की सबसे बहुमूल्य चीज है। तो जी, जी, हम देख भी रहे हैं, सरकार का प्रयास भी इस ओर है कि वो हमारे देश के सर्वर हमारे देश में ही बनाए जाएं। जो भी सोशल मीडिया से संबंधित सर्वर हैं तो वो हमारे देश में ही उनको स्टोरेज बनाई जाए, ताकि हमारा डेटा बाहर ना जाए। आने वाले समय में जी, जी, साइबर वॉर जैसी संकल्पना भी हम देख सकते हैं। तो साइबर जी, जी, क्राइम के क्षेत्र में चुनौतियां तो बहुत है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी अपकमिंग जी, टेक्नोलॉजी है, चल भी जी, रही है, जी, लेकिन आने वाले समय में और इसका हम एडवांस वर्जन देखेंगे। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हम देख जी, रहे हैं, जी, जो आर्टिफिशियल से ही संबंधित है। तो चुनौतियां तो इसमें बहुत है, और इनसे हमको मतलब बोलते हैं ना कि आपने जैसे शुरुआत ही की थी कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान है। जी, जी, जी। तो वो वरदान भी है और अभिशाप भी है। अगर आप उसके इस्तेमाल को नहीं समझेंगे तो वो फिर अभिशाप है, और अगर जागरूकता के साथ उसके उपयोग को समझेंगे तो वो फिर वरदान है। जैसा कि सूत्रवाक्य है इस वर्ष का, अपनी भागीदारी निभाएं, और हैशटैग भी है बी साइबर स्मार्ट। तो इन चीज़ों को लेकर अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि अपनी भागीदारी निभाएं और बी साइबर स्मार्ट, तो ये सीधी सी बात है कि हमें जागरूकता पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके नुकसान के बारे में भी जानना पड़ेगा, और उसे कैसे इस्तेमाल करना है हमें वह भी जानना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आज की डेट में हमारे समाज, हमारे देश के समक्ष यही है कि हमें इस्तेमाल तो करना है, बट उसके नुकसान के बारे में हमें नहीं पता। जब तक हम भुगत नहीं लेते हैं या जब तक हमारे साथ वो बीतती नहीं है, तो हम समझते नहीं है कि इसके नुकसान कितने हैं। बच्चों को जी, मोबाइल फोन दे देते हैं, कोई भी ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, और उसी से एंटरटेनमेंट भी चल रहा है, उसी से हमारे ऑफिस वर्क भी चल रहे हैं। तो हम उस चीज की क्रिटिकलनेस को नहीं समझ रहे हैं कि जी, हम क्या कर रहे हैं। तो हमको जागरूक जी, होना पड़ेगा। तो जी। वही है कि बी साइबर स्मार्ट। तो अमित जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही, बी साइबर स्मार्ट। और आप हमसे जुड़े, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। उम्मीद है सारी की सारी जानकारियां हमारे युवा साथियों के काम आएंगी, और जो सावधानियां आपने बताएंगे उनका पूरा ध्यान रखेंगे, और एक जागरूक रह के, अलर्ट रह के इन सब संसाधनों को उपयोग करेंगे। और जो अभिशाप ये है या वरदान है, इस चीज़ की हमने चर्चा की। तो सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल और ये सब चीज़ें हमारे लिए वरदान बने,
और हम इसका इस्तेमाल बेहतरी के लिए करें। अमित पटेल जी, हमारे टेलीफोन लाइन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।